ये कहानी है मुंबई की रहने वाली सुमन की। सुमन की उम्र अभी 17 साल है और वो फ़िलहाल 12वीं क्लास में है। सुमन जिस स्कूल में पढ़ा करती है उसी स्कूल के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है मनोज। और सुमन मन ही मन मनोज से प्यार किया करती है और वह चाहती है कि आज स्कूल के आखिरी दिन वह मनोज से अपने प्यार का इजहार कर दे। इसके बाद वह मनोज को देखने के लिए जाती है तो मनोज और लड़कों के साथ मटरगश्ती कर रहा था तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। उसके बाद वह वहाँ से वापस आ जाती है और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने लगती है। उसके बाद जो सुमन होती है वो एक कोचिंग सेंटर में जो कंप्यूटर की कोचिंग क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करती है और इत्तेफाक से वहाँ पर जो मनोज होता है वह भी कोचिंग करने के लिए आया करता है। सुमन के घर परिवार में ज़्यादा रुपये पैसा नहीं है। उसके पिता एक प्राइवेट नौकरी किया करते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते हैं। यानी कि सुमन गरीबी में पली बड़ी है और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया करती है। उसके बाद जैसे कोचिंग सेंटर में उसे मनोज दिखता है तो उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं है और वह सोचती है कि ऊपर वाला भी हम दोनों को मिलाना चाहता है और इसी वजह से इस कोचिंग सेंटर के अंदर मनोज ने भी एडमिशन लिया है और मैंने भी एडमिशन लिया है। इसके बाद एक दिन मौका देखकर जो सुमन होती है वो मनोज से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब जैसे ही सुमन मनोज से प्यार का इजहार करती है तो मानो जो मनोज था वो भी इसी बात के लिए तैयार था और वो भी झट से हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है सुमन, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं भी तुमसे प्यार किया करता हूँ। अब उनके प्यार को चलते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन अचानक से जब सुमन अपने घर में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता उसकी शादी की चिंता कर रहे हैं और वह उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जो सुमन होती है वो यह बात मनोज को फ़ोन करके बताती है और कहती है कि मनोज, मुझे तो लगता है कि पिताजी हमारी किसी और से शादी करवा देंगे। तो जो मनोज होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पिता को बता दो कि तुम मुझसे प्यार किया करती हो और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सुमन इस बात के लिए एग्री होती है और अपने पिता से मनोज के बारे में सारी बातें बता देती है। इसके बाद जो सुमन के पिता हैं वो मनोज के बारे में सुमन से पूछने लगते हैं तो सुमन बताती है कि मनोज भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपने परिवार की इकलौती संतान है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ना तो नशा किया करता है और ना ही किसी तरह का अवगुण उसके अंदर है। इसके बाद जो सुमन के पिता होते हैं थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तू ऐसा चाहती है तो तेरी शादी उसी से करवा दी जाएगी। इधर जो मनोज होता है वह भी अपने घर में बात कर लेता है और दोनों परिवार की सहमति से मनोज और सुमन की शादी करा दी जाती है। अब शादी होने के बाद सुमन मनोज के घर में जाती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन तभी एक दिन मनोज कहता है कि सुमन, हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा हुआ? हम लोगों ने 3-3 साल तक उस इंस्टीट्यूट में पैसे दिए हैं और पैसे देकर इस कंप्यूटर के डिप्लोमा को हासिल किया है, तो क्यों ना हम दोनों कहीं पर मिलकर नौकरी करें और नौकरी करने के बाद हमारा जीवन और भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। अब यह बात कहीं ना कहीं सुमन को भी अच्छी लगती है और इधर जो मनोज के माता पिता थे उनको भी यह बात अच्छी लगती है। इसके बाद मनोज अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए नौकरी ढूंढता है तो उसे एक कंप्यूटर की कंपनी में नौकरी मिल जाती है जहां पर वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले जाता है। वहां पर दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगते हैं और वहीं से अपने घर तक अप डाउन किया करते हैं। लेकिन कंपनी से घर का फासला लगभग 20 किलोमीटर था और रोज वहां से आने जाने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाया करता था। तो वो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम वहीं पर कंपनी के साइड में कोई किराए का कमरा ले लें और उसी के अंदर अपना समय व्यतीत करने लगे। इसके बाद मनोज अपने घर वालों से बात करता है तो उसके घर वालों भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो अच्छी बात है, अगर तुम वहीं पे कमरा ले लोगे तो और भी ज़्यादा देर तक वहाँ पे काम करोगे और अच्छा खासा पैसा कमाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी व्यतीत होने लगेगी। इसके बाद मनोज अपने घर वालों के कहे अनुसार कंपनी के साइड में एक रूम ढूंढता है और वहाँ पर अपनी पत्नी सुमन के साथ रहने लगता है। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह ड्यूटी जाया करते और शाम को जल्दी से अपने घर पे आकर आराम किया करते। इसी तरह से टाइम चल रहा था और दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार भी था। यानी कि जो सुमन थी वो किसी भी बात पे कोई भी लड़ाई नहीं किया करती थी, बस केवल उसकी एक इच्छा थी। वो कहती थी कि मनोज, मुझे जीवन में एक बार विदेश घूमकर आना है। मैं देखना चाहती हूँ कि हवाई जहाज का बैठना कैसा होता है और बाहर के लोग किस तरह के होते हैं। मनोज उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, कुछ पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद घूमने के लिए चल देंगे। अब धीरे धीरे उन दोनों की शादी को लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल तक उनके पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं होते हैं कि वो बाहर घूमने के लिए जा सकें, क्योंकि इसी दौरान मनोज के पिता की तबीयत खराब हो गई थी। तो अपने पिता के इलाज के लिए मनोज ने कुछ पैसे यहाँ से दिए थे और कुछ पैसा इधर उधर से कर्ज लिया था। उसी कर्ज को पटाने के लिए मनोज अब दिन रात मेहनत किया करता है, साथ में सुमन भी किया करती है और सुमन कभी कभी इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वह मनोज से लड़ाई कर दिया करती है और कहा करती है कि मनोज, हम कभी बाहर घूमने जा भी पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद जो मनोज उसको समझा दिया करता है
और इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। अब जिस कंपनी में दोनों पति पत्नी काम किया करते थे, उस कंपनी के बॉस का तबादला हो जाता है और उनके ऊपर एक और अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है, जिस अधिकारी का नाम था सुरेश। इधर जो मनोज की पत्नी सुमन थी, वह देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उस सुरेश की नजर सुमन के ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद जो सुरेश होता है, वो किसी भी तरह से सुमन को हासिल करना चाहता है और इसीलिए वो उसी ऑफिस की एक लड़की को बुलाता है और सुमन के बारे में उससे पूछने लगता है। पूछने के बाद उसे पता चल जाता है कि सुमन का सपना है विदेश घूमने का, तो इसी मौके का वो फायदा उठाना चाहता है और सुमन से उसके सपने को पूरे करने के लिए कहने लगता है। कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूँ, उसके बदले मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब सुमन जब इस बात को सुनती है तो पहले उसे अटपटा सा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है ये मेरे बॉस हैं और सोच रहे हो कि अपने वर्करों को कहीं बाहर की ट्रिप करा दूं, इसी वजह से ऐसा कह रहे हो। इन बातों पर विश्वास करने की एक दूसरी वजह भी थी, क्योंकि सुमन का सपना उसके सर चढ़कर बोल रहा था, उसे गलत और सही बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जो सुमन होती है, इस बारे में मनोज से बात करती है और उसे बताती है कि बॉस मुझे विदेश घुमाने के लिए कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो। इसके बाद जो मनोज होता है, उसे पता होता है कि उसका बॉस कैसा है, तो इसी वजह से वह सुमन से कहता है कि सुमन, तुम उसके चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उसके बारे में पता लगा रखा है और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बात को सुनकर सुमन मनोज से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम तो मुझे कहीं घुमाते नहीं हो, और कोई घुमाने की कह रहा है तो उसमें ढेर सारी बुराइयां तुम्हें दिखाई दिया करती हैं। इसके बाद पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से रूठकर ऐसे ही लेट जाते हैं। दूसरे दिन सुमन कंपनी में जाती है तो वहाँ पर उसका बॉस दोबारा से उसे पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ, तुम चलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सपने को पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद सुमन कह देती है कि ठीक है सर, आप जब चाहो जब हम यहाँ से चल देंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने काम को करती रहती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम के समय जैसे ही वो अपने घर जाती है तो मनोज से इस बारे में अच्छी तरह से बात करने का फैसला करती है। वह कहती है कि मनोज, मैं घूमने के लिए बॉस के साथ जा रही हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम अभी बता सकते हो, बाद में मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। इस बात को सुनकर मनोज थोड़ा सा गर्म हो जाता है और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है कि शायद मेरी पत्नी उस बॉस के चक्कर में फंस गई है और अब ये मेरे खिलाफ जाना चाहती है। दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान मनोज सुमन के घर वालों के पास भी फोन कर देता है और उनको सुमन के बारे में बता देता है। इसके बाद सुमन के पिता सुमन से फोन पर बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, तू गलत कर रही है और ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। सुमन अपने पिता की बातों को सुन तो लेती है, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं करती है। रात हो जाती है और रात के समय दोनों सो जाते हैं। अब जैसी सुबह होती है, सुबह सुबह मनोज उठता है और उठने के बाद इधर उधर सुमन को ढूंढने लगता है, क्योंकि सुमन रात के ही समय में अपने घर को छोड़कर यहाँ से जा चुकी थी और उसने टेबल पर उसके लिए खत भी लिख रखा था। उसमें उसने साफ साफ लिख रखा था कि मनोज, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपने बॉस के साथ विदेश जा रही हूँ और आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, तो इसी वजह से अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस खत को पढ़ने के बाद जो मनोज होता पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि ठीक है, अगर इसने ऐसा कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं भी भला कहाँ इसके गम में मरने वाला हूँ। इस बात को सोचकर मनोज इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगता है और सुमन के घर वालों को उसकी बेटी की करतूत बता देता है। अब घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो एकदम से हैरान होते हैं और वह सुमन के फोन पर फोन करने लगते हैं, लेकिन सुमन का फोन मिल नहीं पाता है, उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद घर वालों को थोड़ी बहुत चिंता होती है, लेकिन जो बातें मनोज ने बताई थी उनके आधार पर उनकी बेटी अब मनोज को छोड़कर भी जा चुकी है और वो अब किसी और के साथ खुश है। इसी वजह से जो घर वाले होते हैं ज्यादा गौर सुमन की तरफ नहीं देते हैं, क्योंकि उसने पहले ही अपनी मनमानी करके इस लड़के से शादी की थी और अब इसे भी धोखा देकर यहाँ से जा चुकी थी। इधर जो मनोज है वो अपने काम धंधे में लगा रहता है, वह उस कंपनी को छोड़ देता है और एक अपना छोटा सा स्टार्टअप चालू करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस बात को अब लगभग 2 साल बीत गए थे। 2 साल बाद मनोज इतना पैसा कमा लेता है कि वो चाहे तो विदेश की यात्रा कर सकता है, लेकिन वो विदेश की यात्रा को प्रेफर नहीं करता है। वह अपने माता पिता की सेवा किया करता है और अपने माता पिता के पास ही रहने लगता है। एक दिन मनोज अपने पिता के साथ बालकोनी पर खड़ा हुआ था तो उनके पड़ोस का एक लड़का एक नई कार लेकर आया था, तो उसका पिता उस कार को देखकर कहने लगता है कि बेटा अच्छी कार है ना। तो इस बात को सुनकर मनोज मुस्कुराने लगता है, कहता है कि हाँ पिताजी अच्छी कार है, क्या आपको भी ऐसी चाहिए? तो पिता मना कर देता है कि नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसा कहकर पिता वहाँ से चला गया था, लेकिन
लेकिन बेटे ने अपने पिता का मन भांप लिया था। इसके बाद मनोज सीधा अपने घर से जाता है और एक ऐसी ही कार लाकर अपने दरवाजे पर खड़ा कर देता है। मनोज का पिता जैसे उस कार को देखता है तो कहने लगता है कि बेटा तूने इतने पैसे खर्च क्यों किए? तो वो कहता है कि पिताजी मैं पैसे कमाता ही किस लिए हूँ, अगर मेरी कमाई आपके काम नहीं आई तो क्या फायदा इस कमाई का। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। लेकिन मनोज उनसे मना कर देता है और कहता है कि पिताजी अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी उसने मुझे तलाक नहीं दिया है। अगर वो तलाक दे देती है तो मेरी दूसरी शादी भले ही हो सकती है। अगर मैं दूसरी शादी करूंगा और कहीं से वो दोबारा वापस आ गई तो मैं सरकारी चक्करों में फंस जाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस बात को कहते हुए मनोज थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि उसे सुमन की याद आ गई थी। इसके बाद उसका पिता उसके बेटे के उदास चेहरे को देखकर उस बात को बदल देता है और कहता है कि बेटा नई कार तो आ गई, लेकिन इसका पूजन करवाने के लिए मंदिर नहीं चलोगे क्या? तो वो कहता है कि हाँ पिताजी ये बात तो मैं भूल ही गया। और उसके बाद जो मनोज होता है उस कार को लेकर वहाँ के एक फेमस मंदिर पर चला जाता है। फेमस मंदिर वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर जाकर मनोज उस कार का पूजन करवाने लगता है और पूजन करवाने के बाद वो कुछ मिठाइयाँ भिखारियों में बांटने के लिए भी अपने साथ ले गया था। पूजन करवाने के बाद वह उस मिठाइयों को भिखारियों में बांटता है और बांटते बांटते अचानक से उसकी एक भिखारी महिला पर नजर पड़ती है। जैसे ही मनोज उस भिखारी महिला को गौर से देखता है तो वो देखता है कि सामने जो भीख मांग रही है वह और कोई नहीं, वही सुमन है जो उसे विदेश जाने के लिए छोड़कर गई थी। इसके बाद जो मनोज होता है उससे कहता है कि सुमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन सुमन जो थी वो मनोज को बिल्कुल भी नहीं पहचान रही थी और वो ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसके पास में बैठा वो भिखारी उसे बताने लगता है कि भाई साहब ये तो पागल है और इसी तरह से मंदिरों पर बैठ जाया करती है, कुछ खाने के लिए मिल जाता है और ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रही है। अब जो मनोज होता है वो पूरी तरह से कन्फर्म था कि ये सुमन ही है, तो इसी वजह से उस भिखारी से कहता है कि किसके साथ रहती है? तो वो बताता है कि ये तो ऐसे ही अपना समय व्यतीत करती है, जहाँ पर भी इसे जगह मिल जाती है वहीं पर आराम कर लिया करती है और जहाँ से खाना मिल जाता है वहीं से खाना खा लिया करती है। अब जो मनोज होता है वह सुमन को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाता है और चुपके से उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब इसका चेकअप कीजिए और मुझे बताइए कि इसको क्या परेशानी है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद उसे बता देता है कि इसको कोई गहरा सदमा लगा है, जिस सदमे के कारण ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है। उसके बाद मनोज उनसे कहता है कि क्या इसकी याददाश्त वापस आ सकती है? तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है दवाइयों से इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो मनोज कहता है कि ठीक है आप इसका इलाज कीजिए, जितना भी पैसा खर्चा आएगा उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और मनोज उनको पैसे देता रहता है। तभी अचानक 6 महीने बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि जिस महिला को तुम यहाँ पर छोड़कर गए थे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है और उसे अपनी पुरानी याददाश्त पूरी याद आ गई है। इसके बाद मनोज वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जैसे सुमन मनोज को देखती है तो एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। मनोज उसको संभालता है, चुप कर आता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से सीधा अपने घर ले आता है। अब घर आने के बाद जैसे उसके माता पिता देखते हैं कि इसकी वही पुरानी पत्नी दोबारा से वापस आ गई है तो वो भी बड़े ही हैरान है और कह रहे हैं कि बेटा तू इसे क्यों ले आया, क्योंकि काफ़ी दिनों तक तू परेशान रहा था और इसी की वजह से अब तू दूसरी शादी नहीं कर रहा है। तो जो मनोज होता है अपने माता पिता को सुमन के बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है कि माँ बाबूजी इसकी याददाश्त चली गई थी और ये बेकारियों की लाइन में बैठकर मंदिर पर भीख मांग रही थी। माँ बाप को भी थोड़ी सी दया आती है और वह भी उसे अपने घर में रख लेते हैं। मनोज के माता पिता सुमन के माता पिता के पास फ़ोन कर देते हैं और उनको भी यहाँ पर बुला लिया जाता है। सुमन के माता पिता आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर भीख मांगने लगी और क्यों तुम मनोज को छोड़कर गई थी। उसके बाद सुमन हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगती है और सभी को आप बीती सुनाने लगती है। वह बताती है कि मैं जब मनोज को छोड़कर गई थी तो उस बॉस के चक्कर में गई थी, लेकिन वो बॉस मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चलता है तो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। भागने के बाद अचानक से मैं जा रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। अब इस बात को सुनकर मनोज समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है, तो वह भी उसे माफ़ कर देता है और पूरे परिवार वालों से रिक्वेस्ट कराता है कि कोई बात नहीं, इसने जो किया उसकी सजा इसे मिल चुकी है। इसके बाद मनोज सुमन को अपने साथ रखने लगता है और पति पत्नी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मनोज सुमन को अपने साथ लेकर विदेश घुमाने के लिए भी ले जाता है और वहाँ पर वो कुछ अच्छे पल बिताते हैं। सुमन बार बार अपने मनोज से उन बातों के लिए माफ़ी मांगा करती है और मनोज उससे कह दिया करता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे की ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। कुछ दिनों बाद सुमन को एक बच्चा हो जाता है और उस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की, जिस लड़की ने प्यार करके शादी की लेकिन विदेश जाने के चक्कर में अपने पति को छोड़कर वहां से चली गई। आप क्या कहना चाहते हो सुमन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मनोज के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।